एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो दे रखा है। हाँ दिया, हमें बता रहा हूँ 11th भी है ना तो अभी बता रहा हूँ 11th वाला भी। तो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास हो गए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये जो सम है इसको आर वेक्टर के बराबर आप मान लीजिए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस 1j कैप। माइनस जे कैप का मतलब है माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर कितना है, माइनस 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद 2i प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1i कैप माइनस 1j कैप और प्लस 1j कैप कितना हो गया, 0j कैप माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, और 2k माइनस 1k प्लस 1k कैप, ये हो गया। अब मुझे इन्होंने बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको मैंने आर वेक्टर मान लिया, उसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of unit vector in the direction of r vector is r cap। वो r cap क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along the डायरेक्शन निकालना हो, इन द डायरेक्शन निकालना हो, पैरेलल निकालना हो, कुछ भी करना हो, आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। r वेक्टर को r से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है, ये 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। ये तो आर वेक्टर हो गया, इसको तो डालो ब्रैकेट में। और जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 1i कैप, और ये जो j वाला है इसको तो लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है। तो 1i कैप प्लस 1k कैप अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 रूट 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट 2 आई कैप स्प्लिट करके और 1 अपॉन रूट 2 के कैप, ये हो गया। सर अगर हम यही चीज़ ए और बी को पहले ऐड करने के बिना अलग अलग इनका यूनिट वेक्टर वो सब निकालते हैं, ए वेक्टर का अलग और बी वेक्टर का अलग और फिर ऐड करेंगे, हाँ, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। पहले वैसे ही किया था लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं फिर वो मतलब उस चीज़ को वेरीफाई करने का एक तरीका है कि जब हमारे पास ये आ गया ना यूनिट वेक्टर जैसे ही आ गया तो यूनिट वेक्टर आते ही आपको आई का कोएफिशिएंट मिल गया, आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, निकालो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, और इस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर ये भी 1/2, दोनों को ऐड करो 1 और उसका अंडर रूट 1, तो आ गया ना मैग्नीट्यूड 1। तो आपका जब यूनिट वेक्टर आया तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वेरीफाई कर लो कि हाँ हमने ठीक करा है कि नहीं, ठीक है। बताओ फिर क्लियर सर? नहीं एक डाउट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं बट उसमें एक था कि प्रूव करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे हमने उस दिन सुबह सुबह करा था। ठीक है ठीक है। हाँ 17th क्वेश्चन है। तो उसमें क्या था कि मैंने एक साइड अज्यूम करी थी फिर बट दूसरी साइड के इक्वल आ रहा था, तो जरूरी है कि ए भी हो या कोई सा भी साइड हो सकती है।
मैं अभी देख कर बताता हूँ, 2 मिनट रुको। आप जरा देखिएगा, ये चल क्या रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ जाओ इधर से आ जाओ। ये तो समझदारी वाली बात है कि इधर से आ रही है घूम कर, क्योंकि आप लोग 12th में हो। अरे 12th में हो ना। हाँ, एक लड़की आती थी पढ़ने, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, कृष्णांशी, BBSG में थी। ठीक है, जानते हो? हाँ, तो उसको ये था कि बड़ी स्पीड से चलती थी और 2 बार लैपटॉप गिरा चुकी थी वो मेरा यहाँ पर। तो वो बड़ी स्पीड में आती थी और स्पीड में आते ये सब धड़ाम धड़ूम एकदम सब गिर गया। और एक बार तो ये था कि ये रखा हुआ था, ये तो ट्रॉली तो मैंने बाद में रखनी शुरू करी, पहले टेबल रखता था। वो टेबल भी फोल्डिंग वाली टेबल थी, वो टेबल फोल्ड भी हो गई और वो मतलब ऐसी उलझी उसके अंदर कि वो खुद भी बची, बस बाल बाल के आधी उस चेयर पर गिरी, आधी उस चेयर पर गिरी, मतलब फ्लैट नहीं गिर पाई नीचे, और सब कुछ अपने साथ लेकर। तो बस वही मेरे को याद आया, मैंने कहा इधर से ना नहीं आए, अच्छा ही करा। भी कई बार बच्चे टकरा जाते हैं लेकिन व्हील्स की सपोर्ट मिल जाती है कि फिर ये चल जाता है थोड़ा सा आगे, टेबल तो गिरती ही थी सीधा। चलिए जी, तो मैं अगला बताऊंगा आपको, अभी बता दूँ, पहले रुको, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। हमें 2 वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर प्रूव करने हैं। अभी कोलिनियर का मतलब क्या होगा? कोलिनियर का मतलब कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। भाई कोलिनियर प्रूव करने का एक ही तरीका है, दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल लो। दोनों का यूनिट वेक्टर अगर सेम आ जाए तो कोलिनियर है, बस ये करना है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक वेक्टर जो पहला वाला वेक्टर दे रखा है उसको तो ए वेक्टर मान लो, कैपिटल ए वेक्टर। लेट द फर्स्ट वेक्टर बी कैपिटल ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया, 2y माइनस 3j प्लस 4k। एंड द सेकेंड वेक्टर बी, इसको बोलो कैपिटल बी वेक्टर। और जो सेकेंड वेक्टर है ये क्या होगा, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, अच्छा जी। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, ये 2 वेक्टर्स हमको शो करने हैं कि कोलिनियर है। तो आप ए वेक्टर के अलाउंग आप यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर अलाउंग ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ए कैप, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो ये क्या होगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 4k और अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 25 प्लस 4 29। तो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। तो ये मैंने ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकाला। इसी तरह से बी वेक्टर के अलाउंग निकाल लो यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ये इधर वाला मिटा रहा हूँ। Similarly,
यूनिट वेक्टर along b वेक्टर इज इक्वल टू बी कैप। बी कैप कैसे निकलेगा? बी वेक्टर अपॉन बी कर दो तो ये यूनिट वेक्टर निकलेगा बी वेक्टर अपॉन बी। तो बी वेक्टर क्या हो गया? -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये और अपॉन में अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर। अब जो ये न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर में से आप क्या करिए, न्यूमरेटर में से आप क्या ले सकते हैं? -2 कॉमन ले सकते हैं। -2 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप अपॉन अंडर रूट -4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64। हाँ जी, तो 64 प्लस 36 तो 100 हो गया, 100 प्लस 16 कितना हो गया? 116। ठीक है, तो -2 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब है क्या कि मुझे पहले से ही पता है कि दो वेक्टर्स को मुझे कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करने का मतलब क्या हुआ? कोलिनियर प्रूव करने का मतलब ये है कि भाई दोनों के यूनिट वेक्टर जो हैं वो सेम आएंगे। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं देख रहा हूँ कि ये टोटल इसका 116 हो गया। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर में √29 चाहिए, तो ज़रूर 116 29 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो समझ गए, 29 4 सा 4 9 सा 36, 3 कैरी 4 2 सा 8 और 3 11। ठीक है, अब 29 4 सा करने का क्या मतलब हुआ कि भाई 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आकर क्या हो गया? 2 हो गया। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अपॉन क्या हो गया? 4 जब बाहर आएगा तो बाहर आकर 2 बन जाएगा, अंडर रूट 29, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अरे रुको तो सही, अभी हो गया -1 और ब्रैकेट में क्या आ गया? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, और अपॉन में अंडर रूट 29। ठीक है, तो ये जो पूरा वेक्टर आ गया, इस -1 के अलावा वाला जो पूरा वेक्टर आया है, ये तो a कैप आ गया ना, तो इसको लिखोगे -1 a कैप। तो b कैप जो है वो -1 a कैप, यानी कि -a कैप के बराबर आ गया। -a कैप का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल है दोनों। भाई एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोलिनियर के लिए सिर्फ पैरेलल होना ज़रूरी है, सिर्फ पैरेलल होना ज़रूरी है। और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ ये है कि वो एंटी पैरेलल है, बस डायरेक्शन अलग है, कोई बात नहीं, उसको भी हम कोलिनियर ही बोलेंगे। समझ में आ गया? दिया क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आप ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट सिंस बी कैप इज इक्वल टू माइनस ए कैप। ये मैं लिखवा रहा हूँ आपके नोट्स में ताकि रिवीजन करते टाइम ध्यान रहे। अच्छा, AOI का टेस्ट मैं आपका मंडे को लूँगा। मैंने टेस्ट बोला था ना AOI का, वो मंडे को लूँगा 28 तारीख को। और जैसे आपकी मैथ्स की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है, तो सैटरडे में मैं हूँ नहीं यहाँ पर, तो सैटरडे की क्लास आपकी संडे को लूँगा सेम टाइम पर, शाम को 5:30 बजे। सर एक चीज़ है, मेरे से एलिप्स वाले नहीं हो रहे क्वेश्चंस। एलिप्स वाले नहीं हो रहे तो एलिप्स वाला क्वेश्चन संडे को कराता हूँ मैं। ठीक है, सही है। हाँ, मंडे को आपको जो टाइम कंफर्टेबल हो भाई, अगर 5:30 बजे आना चाहे 5:30 बजे आ जाए। ठीक है, और अगर हाँ मंडे को छुट्टी है तो फिर फर्स्ट हाफ में मंडे को सभी की छुट्टी है क्या? मेरा प्री बोर्ड है 28 को मैथ्स का। बाकी सबकी छुट्टी है, तुम्हारी छुट्टी किस बात की? तो गवर्नमेंट से ऑर्डर आ हाँ, क्या? हमारे क्या क्या? डीएम का ऑर्डर आ रखा वो आज को नहीं आज नहीं, आज नहीं, शिफ्ट हो गई। Shift अच्छा हो अच्छा, गई। 24 है ना आज। हाँ, तो 24 वाली 28 में शिफ्ट हो गई है। 28 पेपर तो बच्चों के पोस्टपोन हो गए, मतलब मतलब कुछ के तो कुछ बेचारों के प्रीपोन भी हो गए। 28 वाला पेपर 24 में हो गया। मेरा नहीं हुआ। ये दो का हो गया। ठीक है,
तो फिर तो ठीक है, फिर तो फिर फर्स्ट हाफ में है ना, फर्स्ट हाफ में आप आ जाइएगा। मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा कि जिस बच्चे की छुट्टी हो वो फर्स्ट हाफ में आकर दे सकता है पेपर, ठीक है। और जिस बच्चे को फर्स्ट हाफ का ना एक कॉमन में टाइम रख दूंगा, एक कॉमन टाइम रख दूंगा 11 बजे का या 12 बजे का, बिल्कुल सुबह का भी नहीं रखेंगे, 11 या 12 बजे का। तो मैं आपको डाल दूंगा मैसेज, आप अकॉर्डिंगली आ जाए, ठीक है। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखिएगा सिंस b cap is equal to minus a cap, therefore a vector and b vector are एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नॉन पैरेलल नहीं है ये, एंटी पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब ये है कि वो पैरेलल नहीं है आपस में। एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल तो है, डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन रिवर्स है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, सो दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। 11 के बाद कौन सा बताया था? So 14. 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में, अच्छा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है? थर्ड में, थर्ड में बताते हैं अभी। अच्छा थर्ड तो मैंने दिया ही नहीं था करने के लिए, सेकंड में थर्ड तो पूरी एक्सरसाइज बोली थी। अच्छा पूरी एक्सरसाइज बोली थी, तो थर्ड रो को बाद में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें बोल रहे हैं शो दैट द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सीज ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, एंगल। इंक्लिनेशन का मतलब डायरेक्शन या फिर एंगल। आप ये समझ लीजिए कि ओ एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस, ओ वाई का मतलब वाई एक्सिस और ओ जेड का मतलब जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये वाला जो वेक्टर हमको दे रखा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में बराबर एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है, तो वो जो एंगल बनते हैं उन एंगल्स को हम जानते हैं क्या कहा जाता है? अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है। अच्छा अगर अल्फा बीटा और गामा, अगर उन तीनों के मैं कॉस ले लूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उनको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो आप ये सोचो कि एंगल ना निकल पाए, मेरा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों इक्वल आ जाएं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ जाएं। तो अगर तीनों के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर इक्वल आ गए, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाएंगे, है ना। वही करना है। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन वेक्टर हाँ जी, गिवन वेक्टर, जो वेक्टर हमको दे रखा है ना, उसको आप कैपिटल ए वेक्टर मान लो। कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वही लिखिएगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो कैपिटल ए वेक्टर हमने माना कि ये जो गिवन वेक्टर है उसको कैपिटल ए वेक्टर मान लिया। अब क्या करिए, इट्स डी आर्स, हम शॉर्ट में डी आर्स लिखते हैं, बुक में भी डी आर से लिखा हुआ है। डायरेक्शन रेशियोज, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या हो गए? ए बी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। डायरेक्शन रेशियो को मैं ए बी और सी बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा तो ए बी और सी हमारे पास 1 1 1 आ गए। सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस डी सीज विल बी, डी सीज को हम क्या बोलते हैं? एल। एल क्या होता है? कॉस अल्फा। वो क्या हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 अपॉन रूट 3। अब मुझे ये बताओ कि बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो क्या मुझे एम और एन निकालने की ज़रूरत है? भाई उसमें क्या होगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहने वाला है रूट 3, और भाई मेरा बी और सी भी सेम है।
तो इसका मतलब क्या है कि m जो है m यानी कि cos बीटा, m मतलब cos बीटा, ये भी 1/√3, ठीक है, और m मतलब cos गामा, ये भी 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, it implies that alpha is equal to beta is equal to gamma. Therefore, the given vector is equally inclined to the axis, is equally inclined to the एक्सीज, एक्सीज लिख देना बस। एक्सीज का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस आ गए कलेक्टिवली, प्लूरल फॉर्म होती है एक्सेस की, ठीक है। तो ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया, यही प्रूव करना था। 14 के बाद 18 के बाद 18 से पहले भी कुछ था, 16 भी है क्या? चल गया 16 वाला, ठीक है। 16 बताता हूँ, 16 के बाद 18, 19 और फिर लास्ट में तुम्हारा थर्ड, ठीक है। चलिए जी, अभी बताओ, आज डाउट्स लाए हो इसका मतलब पढ़ रहे हो सब। चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। पंडित जी के तरफ साइन बचा, पंडित जी का रॉन्ग है, पंडित जी जोड़ा हो गया, मोबाइल बन जा रहा है, तो पता है साइन पर पंडित कल सुबह आने का इरादा है क्या? ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं सर। मैं तो आ जाऊंगा। मैं भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ना, अगला मेरे को प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कराना है, तो उसके लिए सभी का होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले, ये जो 14 ही था। 16 देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। 16 को हो जाना चाहिए। हमने सेक्शन फार्मूला करा था, सेक्शन फार्मूला की तरह ही मिड पॉइंट फार्मूला भी देखेंगे। तो देखो, ये फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये ए है और ये बी है, तो ए का सॉरी पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू है। हाँ जी, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 2, 3, 4।
2 3 4 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 4 1 -2 4 1 -2 4 1 -2 पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए, Yes, ठीक है। sir. अच्छा आपको बोल रहे हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, वो इसके निकाल मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, पी का अगर पोजीशन वेक्टर बोले तो क्या करना होगा? हाँ ओपी है ना, ओपी होगा, उसको लिखेंगे कैसे? वही होगा यही होगा ना, 2i 3j और 4k ये हो जाएगा। ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस 1i कैप अच्छा, माइनस P 2j के निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालो, हाथ हो जाएगा सर, हो है जाएगा। ना, मिड पॉइंट निकालिए, लिख लो एक बार, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 यानी कि 2 प्लस 4/2 मिड Yes, पॉइंट sir. में आपको Upon एवरेज two. निकालना होता है बस, है ना। 3 प्लस 1/2 कॉमा 4 प्लस -2 यानी कि 4 माइनस 2/2। अभी 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 6/2 इज 3 4/2 इज 2 एंड 2/2 इज 1, ठीक है। तो आपको r का वो r वेक्टर, r का आपको पोजीशन वेक्टर बताना था, तो वो r वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k हो गया ना, ठीक है। 16 के बाद 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन वैसे गड़बड़ है, मैंने आपको लास्ट टाइम हाँ, बताया बोल दिया था, था फिगर रॉन्ग है ना। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि अगर ये फिगर गलत है तो क्या गलती है उसमें, वो गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा चलिए, अब इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 में है, इन ट्राइंगल ABC फिगर 10.18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो एक बार ABC फिगर जो दे रखा है ये बनाते हैं। ये A है, उधर B है, इधर C है, एरो कहीं आपस में न टकरा जाए तो इन्होंने इसको इस तरीके से बता दिया है, लेकिन वो आपस में नहीं टकराते हैं इस वजह से। अब देखिएगा फिर आगे समझ आगे समझ में। हाँ चलिए, अब इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमको ये बताना है इसमें से ट्रू क्या नहीं है। तो पहले तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि भाई ये बन क्या रहा है, ये है क्या। आप ये देखो, ये एक तरह से ट्रायंगल लॉ नहीं नजर आ रहा, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। हमें ए से सी तक जाने का रास्ता देखना है। तो ए से सी तक जाने का रास्ता क्या है? एक तो ए बी और बी सी। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, उसी को देखता हूँ। बाई ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये होगा सही। तो ये है, हाँ। ये तो सही है। अब इसके बाद ऑप्शंस पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ऑप्शन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये ट्रू है। हाँ ये ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि इससे देखते हैं हम C यहाँ A पर, वेक्टर। हाँ ये हमने जो प्रूव करा था फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये कहती है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये है। अब इस ए सी वेक्टर को इस तरफ ले आओ तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अच्छा, माइनस ए सी को अगर मैं पलट दूंगा तो वो माइनस का सी बन जाएगा और बाहर माइनस है है ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये माइनस तो है ही। माइनस ये क्यों था? क्योंकि इसको इधर लेकर आया, एल्जेब्रिकली ये माइनस हो गया, क्योंकि राइट से लेफ्ट में लेकर आऊँगा माइनस हो जाएगा। और ए सी वेक्टर को वेक्टोरिकली अगर सी ए वेक्टर बनाना है तो भाई फिर वो माइनस का सी ए वेक्टर कहलाएगा और ये माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा।
तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन ए जो दे रखा है ये इस डायग्राम के हिसाब से ट्रू है। उसके आगे के जो भी दे रखे हैं देखो ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर, ये भी ट्रू है, डी भी ट्रू है। अच्छा वो पूछ रहे हैं मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, सी भी ठीक है। true सी देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 वैक्टर, तो सी नॉट ट्रू है। ऐसे लिखा हुआ है हमारे बुक में। मेरे में सी ए वैक्टर लिखा हुआ है, सी है सी ए वैक्टर ये मैं कर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया होगा ना इसका प्रिंटिंग। हाँ सर मेरे में बीसी में क्या नाम है इसको सॉरी वो लास्ट में मेरे को छोड़ दो। हां माइनस देखिए जो सी वाला इसका गलत है मेरे हिसाब से, जो मेरी बुक में दे रखा है वो है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर। माइनस सी ए तो हो ही नहीं सकता भाई, प्लस सी ए है माइनस सी ए, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरे जो माइनस एसी दे रखा है माइनस एसी मेरे में भी माइनस एसी दे माइनस इसी दे रखा है, तो वो तो बुक्स में शायद सेकंड और बी और सी सेम दे रखे हैं। हाँ। हां हाँ तो वही मिस प्रिंटिंग हुई है, सी वाला है। सी वाले में जो माइनस ए सी है ना, अगर आपके में माइनस ए सी दे रखा है सी में, तो उस माइनस ए सी को सी ए करो और फिर सी पर टिक लगा लो कि वही फॉल्स है। समझ गए भाई, सभी को क्लियर है? हाँ भाई अधिक क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, अलोंग द सेम लाइन भी हो सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ये ट्रू है। कैसे? जो ऑप्शन ए है वो दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो कि अगर ए वेक्टर मेरे पास दे रखा है ये ए वेक्टर ये दे रखा है इतना सा ए से बी तक, और बी वेक्टर हमको दे दिया जाए इतना पी क्यू, तो सेम डायरेक्शन है, बस उसमें एक लगभग क्या हो गया कि वो आपका ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना। तो अगर कोई भी कांस्टेंट किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, तो आप ये देखिएगा कि ए वेक्टर में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है और वो बी वेक्टर बन गया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके कोलिनियर हो गए। समझ गए मेरी बात? अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है उसमें हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई उसकी, तो इसका मतलब वो वेक्टर आपका कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव कर रहा था, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि वो मैंने वैसे ही किया। हाँ तो वो उनका ये वाले में से 2 कॉमन निकल गया था, तो सेम वही आ रहा था ये वाला। वो भी करा जा सकता है। उसके बाद बी देखिए, बी में दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। हाँ ये भी ट्रू है, ए वेक्टर अगर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब तो बिल्कुल सेम ही है, इक्वल ही है वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर तो उल्टी डायरेक्शन में है। ठीक है जी, सी है। ऑनलाइन वाले बता दें, ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर पीछे हाँ? आंसर दे रखा है बीसीडी, यानी बीसीडी तीनों का बी सी डी किसका? 19 पे 19 का। मुख्य आंसर क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। डी है ए ठीक है, सर डी है आंसर। बी ठीक है, जैसे डी पुरानी बुक। हाँ। उसके बाद सी देखते हैं। सर बी ठीक अरे सुन के लो, बी क्यों ठीक है? बी क्यों ठीक है बताता हूँ, देखो। अरे भाई अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर दे रखा है, ये मैं बी पार्ट पर आ रहा हूँ इसके, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर अगर दे रखा है तो आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, या तो ये, और ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या फिर ये। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों सेम ही है, तो जब दोनों वेक्टर सेम है तो एक दूसरे के पैरेलल है ही वो। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उन्हीं को कोलिनियर बोलते हैं। और अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि एक का इस तरफ डायरेक्शन है, दूसरे का इस तरफ, मतलब बात नहीं सर होगी देख तो- के मैंने वही समझा कि ये वाला सही है, पीछे आंसर चेक करा। वो इनके पीछे- बुक में सिर्फ डी लिखा है डी और नई वाली बुक में बीसीडी तीनों लिखे हैं। नई हाँ, वाली तो वो बुक में गलत रीडिंग है। मिस्टेक कर रखी है ना। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसा हो गया कि एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, कि जाओ हम आपसे बात नहीं नहीं, करते, गुस्सा ठीक है? हो गए। गुस्सा हो।
चलिए जी अगला देखते हैं। हाँ ठीक है, उसने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया आगे देखिएगा। बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। अच्छा सी देखिए, सी में क्या था, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसमें तो सब कुछ ही बोल दिया है इन्होंने कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर कोलिनियर कहाँ से होगा, नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? देखो अगर ए वेक्टर ऐसा दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर ए वेक्टर ऐसा दे रखा है और बी वेक्टर आपको दे रखा है 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप, तो इसके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं। तभी तो मैं ये बोल पाऊंगा कि 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये हो गया बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ए वेक्टर। लैम्बडा क्या है, कोई कांस्टेंट, तो 3 इंटू ए वेक्टर, तो ये तो कोलिनियर होता ही है ना, तो ये कोलिनियर होता है। अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं प्रोपोर्शनल नहीं है। ये तो प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि हर एक में 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक का रेशियो 2/6 1/3 3/9 1/3 4/12 1/3, तो हर एक का रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल है सारे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। वो कह रहे हैं नॉट प्रोपोर्शनल। अगर नॉट प्रोपोर्शनल है तो फिर कोलिनियर कहाँ से होगा, तो इसका मतलब सी वाला ही गलत है। पुरानी बुक में एक आंसर दे रहा है, वो भी दे रखा है पुरानी। ऑनलाइन वाले बताएंगे क्लियर? एक क्वेश्चन मिला चलिए चलिए जी आगे चलें। और कौन सा बता रहे थे, थर्ड क्वेश्चन? हाँ जी, फिर इसमें मतलब डायरेक्शन सेम तभी होगी ना जब वो इक्वल वेक्टर होगा। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ए और बी लिख दो। कोलिनियर वेक्टर हो गए, अच्छा डायरेक्शन से कुछ भी नहीं, मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो आपको एक एग्जांपल बताना था। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, तो एक ही हो गया 2i 3j 4k और एक ही हो गया 6i 9j का, हो तो गया, समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अच्छा कल सुबह कौन नहीं आ सकता है, इधर उधर किसको प्रॉब्लम थी? 1 2 3 हाँ ऑनलाइन हो सकता है। हमारा यूटी 2 तारीख को है दोनों का। हाँ क्यों? अब तो सर की भी तबीयत ठीक हो गई। नहीं सर क्योंकि कोई फायदा है नहीं, नंबर वैसे भी नहीं मिल रहे। तुम दे रहे हो? सर शायद ठीक है। सर हो जाएगा तो फिर 3D करना होगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि कल सुबह अगर मैं क्लास ले लेता तो चलो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, चलिए प्रोडक्ट करते हैं। PD हो जाना चाहिए क्योंकि प्लेन नहीं आ रहा है ना, तो हमें लाइन वाला ही पोर्शन करना है। लाइन वाला पोर्शन आसान है। सर वेक्टर के बाद 3 चैप्टर बचे हैं लास्ट में। हाँ इनमें से लीनियर प्रोग्राम वो लीनियर प्रोग्रामिंग करवा दिया था ना शायद, सबका नहीं रहता, आपने कहा था दोबारा करो। दोबारा करवा। आगे जैसे ये कंप्लीट होगा ना ये वाला चैप्टर, फिर 3D कंप्लीट होगा, फिर प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद ना जो चैप्टर आप कह रखा है वैसे तो आप सबने AOD होगी, AOD करवाऊंगा है ना, और फिर आप बताते जाइएगा कि कौन कौन से, मतलब फिर हमें प्रैक्टिस जो है चैप्टर वाइज में से करनी है। और मैं 28 तारीख से आपके ना रेगुलरली टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, तो वो 5-5 दिन के गैप पर टेस्ट होंगे। तो अभी पहले लूँगा 28 तारीख को मैं AOI का टेस्ट, फिर उसके बाद तब तक हमारा वेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, अगला टेस्ट वेक्टर का होगा, तो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा। हाँ जी नोट करिएगा प्रोडक्ट ऑफ। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। मान लो क्योंकि मैं कल मैंने टुगेदर में मंगवाई थी, आज आ गई है, हाँ मैं एक पेपर करके ले आऊँगा, आप चेक कर दोगे? बिल्कुल करते हैं, थोड़ा साफ से कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो 2 तरीके के वेक्टर्स होते हैं, एक होता है 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं।
एक को कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोनों नामों का मतलब समझ लो। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी कि कांस्टेंट टर्म आती है। उसको डॉट प्रोडक्ट इस वजह से बोला जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना a मल्टीप्लाई बाई बी, तो उसको a डॉट बी लिख देते हैं, a डॉट बी। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट उसको क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसको लिखा जाता है a और बीच में x बना देते हैं, वो क्रॉस a क्रॉस b ये, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर आता है। अब जरा देखिएगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स की कहीं पर भी कैसी भी डायरेक्शन हो, कोई जैसे एक वेक्टर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, उनको ऐड करने का तरीका तो हमें पता है, सिंपली ऐड करो, आई वाले को आई वाले में ऐड, जे वाले को जे वाले में, के वाले में, ऐसे करते हैं। अगर डायग्रामेटिकली दिखाना है तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लेकर वैसे दिखाना है। अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में मैं स्केलर प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, तो उसको कैसे करा जाएगा? एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा ना, तो दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। एक मिनट, ए बी कॉस थीटा। तो अब जो ये कॉस थीटा है, तो इसमें किसी को ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ना थीटा की आसानी वैल्यू आएगी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ज़्यादा से हद हो गई 90 डिग्री आ गई, 90 डिग्री भी आएगी नहीं, 90 डिग्री अगर आ गई तो cos 90 जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग सब कुछ जीरो, वो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो आसान तो क्वेश्चन बनाना नहीं है ना, क्वेश्चन तो थोड़ा टेढ़ा बनाना है। एक बार आया था cos 135 डिग्री 135 भी बता दूंगा कैसे। माइनस चलो जी, अब चलो आगे देखते हैं जरा। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सीधे करें। एक प्रॉपर्टी देख लो बस, बाकी सब कुछ मैं बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा, बस एक चीज़ देख लो आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, दो प्रॉपर्टी बता देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं? एक प्रॉपर्टी तो आप ये लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दूसरा, if a vector dot b vector is equal to 0, it implies that a vector is perpendicular to b vector। ये समझ गए? कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए where a and b नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? कोई वेक्टर 0 वेक्टर भी तो हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों में कोई एक वेक्टर भी 0 वेक्टर हो गया तो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा ना, फिर ये थीटा आप कितना भी अच्छा वाला ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब ए वेक्टर का मॉड
यानी कि जब ए का Magnitude. मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, वो 0 हो गया। ये हो गया। इसके बाद तो रिवर्स सेकंड वाले को मुझे थोड़ा समझाना हाँ, अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, है ना। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो अगर दोनों के दोनों की वैल्यू नॉन जीरो है तो फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आई कैप क्या है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो फ्रंट में है ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ वो 1 होनी चाहिए, तो उसी को मैं आई कैप बोलता हूँ। अगर आई कैप में आई कैप का ही आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आई कैप डॉट आई कैप, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, तो इसी तरह से आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। ऐसे ही दोबारा भी आई कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। अब एक वेक्टर में वही सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच का एंगल तो कुछ बना ही नहीं। तो एंगल कितना हो गया, 0 यानी कि cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। सेम केस विथ जे कैप, वो वाई एक्सिस के अलोंग है, जे कैप का जे कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 1 इंटू 1 इंटू cos 0 वो भी 1। तो अगर सेम वेक्टर्स जो हैं, अगर सेम यूनिट वेक्टर्स बल्कि मैं कहूँगा, अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। अच्छा डिफरेंट वेक्टर्स का कर दो तो क्या आएगा 0, बिल्कुल सही। अगर मैं आई कैप और जे कैप, आई कैप इधर जे कैप इधर, इनका कर रहा हूँ तो भाई इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। तो 1 इंटू 1 इंटू cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0 होता है। ठीक है ना। तो आई कैप डॉट जे कैप करो या जे कैप डॉट के कैप करो या के कैप डॉट आई कैप करो, रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी लिखना कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, that is a vector dot b vector dot a vector। स्केलर होता है लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, वो बाद में करेंगे। ये हो गया और बस यही है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखना, सही डायग्राम एक मिनट। कोई नहीं, मत नीचे मिटानी नहीं, मैं कोई बंदूक से चली हुई गोली थोड़ी नहीं कि रोकूंगा एक बीच में, ठीक है। ये हो गया 5। तो अब देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाई। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है ना, इसकी डिटेल में ना तो साइंस वालों को जाने की जरूरत है ना कॉमर्स वालों को, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बनाकर, डॉट प्रोडक्ट करके, और उसके डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे बी। इसी तरह से अगर पूछा जाए बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन अपॉन ए ये हो जाए। सर इसका मतलब क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब में जाने की जरूरत नहीं है ना। वैसे मतलब अगर चाहें तो मैं बताऊंगा, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और परपेंडिकुलर डालकर हम इतना वेक्टर निकालना चाहते हैं, सिर्फ इतना।
तो इतना वेक्टर निकालने के लिए बस मेथड ये समझ लो कि दिस डॉट दिस अपॉन किस पर लगा वो प्रोजेक्शन ई पर, वो इसको प्रूव करा जा सकता है पर ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये इतना सा वेक्टर बता दो आप कि बी वेक्टर को अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो क्या, ठीक है। ये लिखिएगा जी और क्वेश्चंस करवाता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को होगी। जो डाउट्स हों वो ले आना मेरे पास, अगर AOI के बता रहे थे एलिप्स वाले, एलिप्स। हाँ वो ले आना, मैं करवा दूँगा। और 28 तारीख को आप लोग टेस्ट देना, तो वो हम संडे को डिस्कस कर लेंगे 28 तारीख का टाइम क्या रखें, ठीक है।